आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद खास खगोलीय घटना की। 7 सितंबर यानी आज रविवार को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये लग चुका है। चंद्र ग्रहण सिर्फ एक सामान्य ग्रहण नहीं बल्कि एक ब्लड मून है जिसमें चंद्रमा पूरी तरीके से लाल यानी सुर्ख लाल नजर आएगा। इस अद्भुत नज़ारे को देखने का मौका अब से कुछ ही देर में आपको मिलेगा भारतीय समय अनुसार, क्योंकि ये समय लगभग 9:57 का है और 9:57 इस वक्त हो चुके हैं। तो अब बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है और बात यह है कि इसका जो मोक्ष देर रात 1:27 पर होगा, यानी कि कुल 3 घंटे 28 मिनट तक लंबा चंद्र ग्रहण चलने वाला है। वैज्ञानिकों के लिए यह ग्रहण एक शोध का विषय है, तो वहीं धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो चुका है। आज रात आकाश में होने वाली इस अद्भुत घटना पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। असल में ग्रहण भय का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। ऐसे में अगर हम ग्रहण काल में जप करते हैं, दान करते हैं, पितरों का स्मरण करते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी ज्योतिषीय घटना होने से आम लोगों के मन में काफी सारे सवाल कौंधते रहते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल क्या होता है? चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब तक होता है? ग्रहण के सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन्हें सूतक काल में रियायत दी गई है? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ विशेषज्ञों के पास ही है। तो इसलिए आज चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी हैं। राजपुरोहित मधुर हैं जो कि ज्योतिषी हैं, सूर्य प्रकाश कपूर हमारे साथ में जो कि साइंटिस्ट हैं। सूर्य प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए मैं आऊँ उससे पहले ज़रा कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था, हम जिस ब्लड मून का जिक्र बार बार कर रहे थे, अभी पहले ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 122 सालों के बाद में दुर्लभ संयोग है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण का, क्योंकि यहाँ पर आगाज़ हो चुका है और चंद्र ग्रहण की तस्वीरें। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये बताया जाता है कि नग्न आँखों से कभी भी नहीं देखना चाहिए ग्रहण को। और आइए अब चर्चा की शुरुआत हम सीधे कर रहे हैं। सर, सूर्य प्रकाश जी, सर आपके पास आते हुए, क्योंकि यह था कि सुर्ख लाल ये चांद आज नजर आने वाला है। इस खगोलीय घटना पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 122 साल बाद बन रहे संयोग का जिक्र बार बार हो रहा है। हम कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, धीरे धीरे अब किस तरीके से बदलाव होगा? चंद्र ग्रहण को तो हम नेकड आई से देख सकते हैं। अच्छा, सूर्य ग्रहण को नहीं? हाँ, सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण को भले वो रेड ब्लड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, अम्बरा के अंदर आ जाएगा, कंप्लीट पूर्ण ग्रहण लग जाएगा, उसको नेकड आई से देखने में कोई खतरा नहीं है। और जो आपने बात की कि लाल रंग हो जाएगा, वो इसलिए लाल रंग हो जाता है क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं उसमें 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों में से जो छोटी वेवलेंथ की रंग होते हैं, जैसे कि ब्लू है, वायलेट है, इंडिगो है, ये सारे रंग जो हैं, जैसे ही धरती के वायुमंडल से ये किरणें गुजरती हैं तो जो छोटी वेवलेंथ के रंग हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, मगर जो लाल रंग है या ऑरेंज रंग है, ये लंबी वेवलेंथ का, ये धरती के वायुमंडल में स्कैटर नहीं हो पाता, तो ये सीधा चांद तक जा पहुंचता है। तो चांद सफ़ेद नज़र आने की बजाय आपको लाल रंग का नज़र आता है। क्योंकि बाकी जो रंग थे वो रास्ते में धरती के वायुमंडल में स्कैटर हो गए। तो इसको आप रेड ब्लड मून कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, मगर ये सूरज का जो लाल रंग है वही है। तो सूरज का लाल रंग चांद पर आ जाता है और इसलिए जो आज चांद है वो लाल रंग का सूरज की सफेद रोशनी। और देखिए धीरे धीरे जो रंग है वो अब लाल होना शुरू हो चुका है। तो जो लोग बहुत उत्साहित हैं इस ब्लड मून को देखने के लिए, उनका इंतजार कुछ ही क्षणों में खत्म हो रहा है। 2 तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप देख रहे हैं, पहला कैमरा और दूसरे कैमरे में आप देखेंगे किस तरीके से जो चांद का रंग है वो लाल हो रहा है। और सर ने बताया कि चांद का जो रंग है वो सूर्य की किरणों के कारण ही लाल होता है। अब हमारे साथ में एक और खास मेहमान भी है, राजपुरोहित मधुर जी हैं। सर, आपके पास आते हुए भी, क्योंकि एक तरफ चंद्र ग्रहण और दूसरी तरफ पितृपक्ष की शुरुआत, ये पितृपक्ष की शुरुआत पर चंद्र ग्रहण क्या असर डालेगा इस बार?
जैसा कि आज जो है ये चंद्र ग्रहण इस समय लग चुका है 9:57 पर और स्पर्श इस समय हो रहा है। स्पर्श के काल में ही चंद्रमा जो है वो संवेदनशील स्थिति में स्वयं रहेगा और आम जनमानस पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, प्रकृति पर भी पड़ेगा, साथ ही साथ वन्य जीवों पर भी पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज के ही दिन पूर्णिमा की श्राद्ध यानी तर्पण भी आज किया गया था और सूतक काल से पहले इन चीजों को करने का प्रयास किया गया। आज दिन रविवार है तो विशेषता क्या है कि रवि अर्थात सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं और ऐसे में पितृपक्ष का प्रारंभ होना और चंद्रमा के ऊपर इस प्रकार का ग्रहण लगना, चंद्रमा के द्वारा संवेदनशीलता का विशेष रूप से मानव सभ्यता में संवेदनशील होना एक अलग प्रक्रिया है। हर मनुष्य उस पर रह करके कार्य कर रहा है। तो वस्तुतः चंद्रमा जब पीड़ित अवस्था में जाता है, ग्रहण की युति में जाता है, तो मनुष्य के ऊपर खास रूपी तमाम प्रभाव उसको देखा जाता है। तो ऐसे में पूर्वजों की कृपा से वो संवेदनहीनता जो अपने अंदर आएगी या फिर पूर्वजों की कृपा से वो जो हम चंद्रमा हमारा इफेक्टेड हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट जो पड़ रहा है, वो पूर्वजों के आशीर्वाद से आज के दिन हमको एक बल भी प्रदान होगा, बल मिलेगा। उसका कारण यह भी है कि आज का ही पहला श्राद्ध पक्ष आज जो है प्रारंभ हो गया। आज के दिन हमने तर्पण किया। तो इसका एक वास्तविक स्वरूप देखा जाए तो पितृपक्ष का प्रारंभ होना एक शुभ संकेत है। वस्तुतः चंद्रमा पर ग्रहण लगना और फिर 15 दिन बाद सूर्य पर अमावस्या तिथि पर ग्रहण लगना एक जनमानस के लिए, प्रकृति के लिए और आदि तंत्र के लिए, राजतंत्र के लिए यह बहुत अच्छा संकेत नहीं है। उसका कारण यह भी बताया जाता है शास्त्रों की मान्यता के अनुसार कि जब ग्रहण लगता है तो 3 माह पूर्व और 3 माह पश्चात ये प्रकृति को, मनुष्य को, सबको ये कहीं न कहीं प्रभावित और प्रकाशित करता है। तो ऐसे में संवेदनशील मनुष्यों के अंदर चंद्रमा जो है वो अगर पीड़ित स्थिति में होंगे कुंडली में या फिर चंद्रमा की दशा, महादशा, अंतरदशा आदि चल रही होगी तो उन जातकों को विशेष कर सावधान रहने की आवश्यकता है। और ऐसे समय में, जिस समय ग्रहण अब प्रारंभ हो चुका है, अपने आप को हो सके तो मौन रखें, अपने गुरु, अपने आचार्यों के द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए मंत्रों का जप करें या फिर भारत 24 टेलीविजन के माध्यम से अगर आप दर्शक बन करके जुड़ रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के द्वारा बताई गई जो गाइडलाइन है कि हम इस ग्रहण के दौरान क्या कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जी अच्छा, क्योंकि एक चर्चा ये हो रही है, आपने एक तरफ कहा कि जो हमारे पितृ हैं वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा, वो वहाँ पर एक शक्ति प्राप्त होगी। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है इस चंद्र ग्रहण के, राजनेताओं के लिए शुभ संकेत नहीं है, उनके स्वास्थ्य को लेकर। और दूसरा, हम जो हालात देख रहे हैं भारत के कई राज्यों के, वहाँ पर और हालात बिगड़ सकते हैं। आपका क्या आकलन है इसको लेकर? भारत में जो है ये पहली बात तो यत्र तत्र सर्वत्र पूरे भारत में यह ग्रहण देखा जा रहा है, अन्य कई राज्यों में देखा जा रहा है, अन्य कई देशों में देखा जा रहा है। तो यह जो है प्रभाव पूरे भारत की प्रकृति पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ेगा। राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा, वो कई देशों में देखने को मिलेगा। आपको यह भी बता दें, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नाना प्रकार के ऐसे देशों में इसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है चंद्र ग्रहण का, वहाँ भी इसका बहुत खासा, बेहद खासा असर देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में राजनीतिक उथल पुथल मानसिक मनोदशा को प्रभावित कर सकती है। साथ ही साथ किसी बड़े राजनेता के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं एक ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण होते जो है चंद्रमा की परिस्थिति के कारण मिल रहा है, जो एक शुभ संकेत नहीं है। रही बात आपदाओं से, तो अभी देख ही रहे हैं कि कई राज्यों में एक बारिश का और साथ ही साथ बाढ़ का एक जो कहर जो देखने को मिल रहा है, वो उत्तराखंड देवभूमि जो कहलाती है, वहाँ भी प्रकृति का दोहन और नाना प्रकार से लैंडस्लाइड आज तमाम आप लोगों ने देखा ही। पंजाब जैसे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति, दिल्ली जैसे शहरों में इंद्रप्रस्थ, यहाँ भी बाढ़ जैसी स्थिति, तो आदि नाना प्रकार के क्षेत्र जो है वह प्रभावित हैं। चंद्रमा जल तत्व का कारक है। कहा गया है शास्त्रों में, जब जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, साथ ही साथ स्त्रियों की संवेदनाओं का विशेष रूप से हनन होगा, गायों के साथ दुर्व्यवहार होगा, गायों की रक्षा नहीं होगी, वेद शास्त्रों के साथ खिलवाड़ होगा, खासकर ग्रहों के साथ खिलवाड़ होगा, तब प्रकृति रौद्र रूप धारण करती है और ऐसे खगोलीय घटनाओं का चक्र भी बनता है, जिसका परिणाम पूरा संसार भुगतता है। जी कपूर सर, आमतौर पर जब भी ग्रहण होता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या खाना नहीं खाना चाहिए। ये अगर इसको हम साइंटिफिकली देखें तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे आम जनता को? मतलब शास्त्रों के मुताबिक कहा जाता है कि चाकू का इस्तेमाल मत करो, लेकिन साइंटिफिकली इसका क्या महत्व है? वैसे तो मॉडर्न साइंस जो है उनका जो ज्ञान है, ये ग्रहण के जो दुष्प्रभाव हैं बहुत उनका
ज्ञान बहुत सीमित है, मगर जो प्राचीन विज्ञान है हिंदुस्तान का, उसमें जो बातें कही गई हैं वो ज़्यादा गहरी हैं, उनको मॉडर्न साइंस जो है अभी तक इंटरप्रेट नहीं कर पाया। अब वो मॉडर्न साइंस तो कहता है कि जी कुछ भी उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर, या जो आपने कहा कि जो नुकीली चीज़ें हैं जैसे सुई है, चक्कू है, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर मॉडर्न साइंस जो है धीरे धीरे एंशिएंट इंडियन साइंस से सीख रही है, तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं है, मगर एंशिएंट इंडियन साइंस ने जो ये बातें कही हैं इसका कहीं ना कोई रीज़न रहा हो। तो इस बार क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण तो लगातार जारी है, क्या अलग देखने को मिलेगा? अलग तो यही है कि कलर बदल जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। चंद्रमा जैसे कि चांदनी दिखाता है सफ़ेद रंग की, वो नहीं दिखाएगा। जो आप कह रहे हैं कि रेड ब्लड शेड हो जाएगा, तो वो बाकी के जो वेवलेंथ्स हैं वो जैसा मैंने आपको बताया कि धरती के वायुमंडल जी ने कहा कि कुछ बदलाव होंगे प्रकृति पर, साइंटिफिकली क्या इसका इफेक्ट आप लोग देखते हैं, इसको किस तरीके से आप लोग अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर रहे हैं? देखिए, चांद को भगवान ने इसलिए पैदा किया था कि धरती के ऊपर जो समुद्र है, अब समुद्र का पानी जो है चांद के गुरुत्वाकर्षण से उसमें ज्वार भाटा आता है, हलचल आती है। अगर मान लो चांद नहीं होता तो समुद्र का पानी एक ही जगह खड़ा रहता है, उसमें हलचल नहीं होती, ज्वार भाटा नहीं आता, टाइड्स नहीं आते। तो आपको पता है कि पानी अगर समुद्र का एक ही जगह खड़ा रहता तो उसमें बदबू पैदा हो जाती, उसमें बीमारियां आ जाती। तो समुद्र के पानी में हलचल बनाए रखने के लिए, उसमें ज्वार भाटा लाने के लिए भगवान को चांद बनाना पड़ा। अब आप कहते हैं चांद जो है, अगर आप भगवत गीता के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक की दूसरी पंक्ति पढ़ें तो उसमें लिखा है कि चांद की किरणों से जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, जो आपकी वनस्पतियां हैं, इनके अंदर अब फल हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू और जो डिलीशियस टेस्ट है वो कौन ऐड करता है? वो सूर्य नहीं ऐड करता, वो चांद की चांदनी ऐड करती है। आपने देखा अभी आजकल कुछ हाइड्रोपोनिक्स की बात हो रही है, एरोपोनिक्स की बात हो रही है। ऐसे फल और ऐसी सब्जियां जिसमें चांद की चांदनी नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट से और पानी से और हवा से उसमें न्यूट्रिशनल मटेरियल डाल के हाइड्रोपोनिक। आपको पता है जो हाइड्रोपोनिक्स के फल या सब्जियां हैं उनके अंदर वो डिलीशियस टेस्ट नहीं आएगा, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं आएगी जो चांद की चांदनी से एक्सपोज होने वाले फलों और सब्जियों के पौधों में आएगी। हाइड्रोपोनिक्स के फल और सब्जियां खाने वाले लोग, चांद का आदमी की साइकोलॉजी के ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर हम हाइड्रोपोनिक्स के और ये एरोपोनिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके फल सब्जियां खाएंगे तो आने वाली जनरेशन जो है स्पास्टिक पैदा हो जाएंगी। जबकि जो चांदनी से पके हुए फल हैं या सब्जियां हैं, उनको खाने से आदमी का इंटेलिजेंट कोशेंट बढ़ेगा। आदमी जो है फल, आपने हाइड्रोपोनिक का एक फल ले लीजिए, एक दूसरा फल ले लीजिए, जो दूसरे फल के अंदर टेस्ट है वो हाइड्रोपोनिक में है ही नहीं। नेचर के साथ में जो छेड़खानी हो रही है इसका आने वाली पीढ़ियों को भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन लोग अभी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते लोग नेचुरल चीज़ों के साथ छेड़खानी करके खुद पे फक्र महसूस कर रहे हैं कि हमने एक नया इन्वेंशन किया। आप ये कह रहे हैं जो हाइड्रोपोनिक है, एरोपोनिक है, ये वक्त के साथ साथ इतना फ्लॉप होगा कि लोग कहेंगे कि ये हमने इन्वेंशन नहीं की थी, वंडर नहीं की थी, ये ब्लंडर की थी। चांद की चांदनी के बिना कोई भी फल या सब्जी या ग्रेन्स, आपके अनाज जैसे चावल है, गेहूं है, दाल है, मक्की है, उसके जो पौधे हैं उनके ऊपर चांद की चांदनी पड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये शेल्फ में लगा के ऐसे शेड्स के अंदर आर्टिफिशियल लाइट से हाइड्रोपोनिक एरोपोनिक का कुछ भी प्रोडक्ट कितना भी फास्ट, कितना भी सस्ता बना दें, इसके अंदर वो गुण नहीं आ सकते जो चांद की चांदनी से आते हैं।
राजपुरोहित जी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी ग्रहण होते हैं तो भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, कुछ खाना नहीं खाना चाहिए। अब क्योंकि इस वक्त ग्रहण लगातार चल रहा है और ये खाना खाने का समय भी है बहुत सारे लोगों का, तो ऐसी सिचुएशन में लोग कैसे प्रभाव को कम कर सकते हैं, वो क्या करें? पहली बात तो प्रयास करें कि भोजन इस समय बिल्कुल ना करें ग्रहण काल के दौरान। अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी समझा ही रहे थे आपके बीच में, लेकिन वस्तुतः क्या है, जैसे जो तरंगे हैं वो तरंगे आम जनमानस को और प्रकृति को सबको प्रभावित कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके द्वारा इस समय इस काल में किया गया भोजन एक विषाक्त रूप ले लेगा। उसका कारण यह है, रामचरितमानस में यह भी दिया गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर में आधा से ज्यादा तो जल तत्व है। यह पंच भौतिक शरीर तभी जो है पूरा जो है मृदा में विलीन हो जाती है, उसका कुछ पता भी नहीं चलता। तो वस्तुतः अभी के समय जो हमारी पंच प्राण वायु है, उसमें जो हम वायु शक्ति को अपने अंदर ले रहे हैं, श्वास को ले रहे हैं, वह पवित्र कैसे हो, उसकी क्रिया को पवित्र करने के लिए उस ध्यान की आवश्यकता है। उस श्वास को पवित्र करने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रहण है। ग्रहण भी कई प्रकार का होता है। एक ग्रहण होता है जैसे हम कुछ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, एक ग्रहण यह है जैसे किसी के ऊपर कोई ग्रहण लग रहा है, अकाल आ रहा है। तो ऐसे में अभी चंद्रमा के ऊपर परिस्थितियां विपरीत हैं। चंद्रमा के ऊपर जब परिस्थितियां विपरीत हैं, यानी पूरा संसार कहीं न कहीं शीतलता, एक जो सामान्य सामंजस्य जो स्थापित करना चाहता है, हर एक मानव में, हर एक प्रकृति में जो संतुलन होता है, वो कहीं न कहीं एक विषम परिस्थिति में जा रहा है। तो हमें अपने आप को कितना शांत, कितना सरल रखना है, ये ध्यान केंद्रित करता है। ये किसी मंत्र को जब आप अपने जीवन में धारण करेंगे, उसका जप करना शुरू करेंगे, ग्रहण काल में एक स्थान पर एक आसन पर बैठना शुरू करेंगे, तो उसकी जो वाइब से जो तरंगे हैं, जो चंद्रमा की रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ रही है, परिवार पर पड़ रही है, जानवरों पर पड़ रही है, या फिर वनस्पतियों पर पड़ रही है, तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए आप एक मात्र उपाय हैं कि आप कहीं ध्यान लगाएं, माला लेकर के जप करें, मंत्रों का जप करें, अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करें। ग्रहण काल तक यह प्रयास करें कि गर्भ में किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, गुरु के द्वारा प्रदत्त हो, माँ के द्वारा प्रदत्त हो, या फिर अपने आचार्यों के द्वारा, अपने कुल के पुरोहितों के द्वारा अगर बताया गया हो। और यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये भगवान शिव का मंत्र है, त्रिकालदर्शी हैं भगवान शिव, स्वयं में निराकार हैं। उसका कारण यह भी है कि भगवान शिव के ललाट पर साक्षात चंद्रमा सुशोभित होते हैं। शिव स्वयं साधना में हैं, सभी मूर्तियां साधना में हैं, मंदिर के कपाट बंद हैं, ऐसे में मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित है। तो आदि नाना प्रकार से हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि हम कितना ज़्यादा ध्यान करें, कितना चिंतन करें, और अपने मन को कितना केंद्रित रख सकते हैं, उसको विचलित ना होने दें। जी। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब भी ग्रहण हो सोना नहीं चाहिए, सिर्फ नाम जप करना चाहिए? उसका सोने के क्या दुष्प्रभाव हैं? सोने के दुष्प्रभाव ये हैं कि पहली बात, जो सोवत है वो खोवत है। ऐसी परिस्थिति में अगर मान लो ग्रहण काल लगा हुआ है, तो आपको साधना और संयम, इन दोनों पर अगर अपनी कमांड बनानी है तो जग करके तपस्या करनी चाहिए, वाचाली प्रवृत्ति से बचना चाहिए। टेलीविज़न और नाना प्रकार के जो रील्स, मोबाइल आदि तमाम आजकल आधुनिक युग में लोग जी रहे हैं, उससे बचना चाहिए। अपने आप को पूर्व काल में जो ऋषियों ने, मुनियों ने, जो ऐसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि जैसी आपत्तियां जब देश पर आईं, राष्ट्र पर आईं या प्रकृति पर आईं, तो उन्होंने जप तप करके इस पूरे राष्ट्र को संजोने का कार्य किया है। आज का मनुष्य लोलुपता, आज का मनुष्य आधुनिकता के युग को धारण करके एक ऐसे छलावे के जीवन को जी रहा है कि वो इस ग्रहण का स्वयं शिकार हो जा रहा है। देखिए, आज डिवोर्स के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग माइग्रेन, एंजाइटी, थायराइड, नाना प्रकार की बीमारियों से इतना ग्रसित हैं। उन सब का दुष्प्रभाव क्या है? चंद्रमा स्वयं उनकी कुंडली में, अगर उनको अपनी कुंडली नहीं मालूम है तो उनके शरीर में जल तत्व कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है, उनकी मानसिक सोच डेवलप नहीं हो पा रही है, वो अपनी परिस्थितियों से निकल नहीं पा रहे हैं। इन सब का कारण क्या है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं प्रभावित और पीड़ित स्थिति में है। आपको करना क्या चाहिए? प्रयास करना चाहिए मौन रहें, मौन रह करके अपने परिवार में सामंजस्य की युति बना करके एक स्थान पर बैठें। रही बात सोने की, तो सोना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उस समय चंद्रमा की तरंगे प्रभावित होती हैं। उस दुष्प्रभाव से गर्भ में पल रहे जातक के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ऐसा दुष्प्रभाव पड़ सकता है कि जातक कभी नेत्रविहीन भी हो सकता है, दिव्यांग भी जन्म ले सकता है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए ग्रहण काल के समय उन माताओं को खास करके ध्यान रखना चाहिए जो गर्भवती स्थिति में हैं। रही बात पुरुषों को और बच्चों को, तो बच्चों को अध्ययन अध्यापन करना चाहिए अपने तीक्ष्ण और तीव्र दिमाग के लिए। ऑफिशियल जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको अपने दिमाग को केंद्रित रखना चाहिए, बात विवाद से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अन्य जो भी पुरुष वर्ग हैं या जो समुदाय है, उन सबको मौन रह करके अपने परिवार के
सामंजस्य के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा उत्थान कैसे हो, हम किस प्रकार से समरसता के भाव में जिएं। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसको एक खगोलीय घटना सिर्फ लोग समझ रहे हैं, वो बेसिकली एक शुभ संयोग है जिसमें आप अगर इसको सही से यूटिलाइज करते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल और बिल्कुल उसके लिए आपको संयम बरतना है, उसके लिए आपको साधना करनी है। ये दो रास्ते हैं। आज अगर इस ये जो 2-3 घंटे हैं, इसमें जो साधना करेगा उनका चंद्रमा जो खराब हो चुका है वो बेहतर हो जाएगा। साधना के नियम हैं। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, ऑफिशियल लैपटॉप लेकर के बैठे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं, यह भी एक साधना है। संयमित होकर के किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य किया जाए वही साधना है। लेकिन ध्यान रहे कि आज के दिन मांस, मदिरा आदि नाना प्रकार के प्रलाप, गाली गलौज या फिर किसी भी स्त्री का अपमान या फिर गायों का अपमान, इस प्रकार से या मांस, मदिरा आदि नाना प्रकार के व्यभिचारों से अपने आप को जितना दूर रखोगे उतना इस रिफ्लेक्शन से, इस जो दुष्प्रभाव है, इससे बच सकते हो। अभी हो सकता है कि आप अपने उस ओज में, तेज में या अपने आवेग में उस कार्य को कर लोगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करती है तो मनुष्य में कहीं ना कहीं एक ऐसा कहर आता है, जैसे कोरोना आया था, कोविड आया था, ऐसी तमाम प्रकार की बीमारियां निकल करके आती हैं जिसमें आम जनमानस हताहत होता है और लोग जो प्रभावित रहते हैं वो बहुत ही शीघ्र उनका टिकट कट जाता है। जी।